चैप्टर 96। अवीर के अंदर एक अजीब सी हलचल थी। जब किट्टू ने युवराज अवीर की नफरत की बात कही, उसकी आंखों में गहरा दर्द छिपा हुआ था। वह जानता था कि यह स्थिति आनी ही थी, लेकिन इसे सुनकर भी उसकी भावनाएं शांत नहीं हो पा रही थीं। मन ही मन उसने एक ठंडी मगर मजबूत प्रतिज्ञा की, मुझे ही सब कुछ ठीक करना होगा। वह गहराई से सोच में डूब गया था। उसने खाना भी बंद कर दिया था। किट्टू और बूढ़ा उसे ध्यान से देख रहे थे। बूढ़े ने चिंता से पूछा, क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है? अवीर अचानक अपनी सोच से बाहर आया, हल्की मुस्कान के साथ बोला, जी मैं ठीक हूं। लेकिन किट्टू अब भी उसे अजीब नजरों से देख रही थी, जैसे वह उसकी उदासी को भांप गई हो। उनके बीच का माहौल अचानक भारी हो गया था। खाना खत्म करने के बाद अवीर उन दोनों से विदा लेते हुए घर से निकलने ही वाला था कि उसे कुछ कदमों की आवाज सुनाई दी। उसकी योद्धा इंद्रियां तुरंत सतर्क हो गईं। वह जानता था कि ये साधारण लोग नहीं थे। उसकी नजरें फिर से उस बूढ़े और किट्टू की ओर गईं और उसने उनके चेहरे पर चिंता के गहरे भाव देखे। बूढ़े ने धीमी लेकिन गंभीर आवाज में कहा, बेटा तुम पीछे के रास्ते से जल्दी निकल जाओ। अगर उन्होंने तुम्हें यहां देखा तो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। अवीर के मन में सवालों की झड़ी लग गई। वह बूढ़े के पास तेजी से आया, उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, दादू मेरी चिंता मत कीजिए। मुझे सिर्फ ये बताइए, ये लोग कौन हैं और क्या चाहते हैं? बूढ़े की आंखों में गहरी चिंता थी, लेकिन वह कुछ कहने ही वाला था कि तभी 5 योद्धा घर के सामने आ खड़े हुए। उनके बीच खड़ा एक लड़का ब्रह्मांड मंडल का योद्धा था और उसके चारों ओर खड़े 4 अंगरक्षक ब्रह्मांड मंडल के 9वें चक्र के योद्धा थे। उनकी उपस्थिति इतनी भारी थी कि पूरा वातावरण भयावह हो गया था। अवीर ने उनकी शक्ति का तुरंत आकलन किया। उसके मन में विचार कौंधा, ये 4 योद्धा उस लड़के से ज्यादा शक्तिशाली हैं, फिर भी वे उसके अंगरक्षक हैं। इसका मतलब है कि यह लड़का किसी बड़ी पहचान का है। उसकी आंखें उन पर गड़ी थीं, लेकिन वह लड़का तो किट्टू को घूर रहा था। अवीर के भीतर हलचल और भी बढ़ गई थी। बूढ़ा हिम्मत करके उस लड़के की ओर बढ़ा और गंभीर आवाज में पूछा, अब आप सब यहां क्या करने आए हैं? उसके शब्दों में डर और संकोच की झलक थी और माहौल का तनाव और भी बढ़ गया। लड़के ने एक ठंडी मगर तीखी नजर से बूढ़े को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, दादू तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं जब जहां चाहता हूं वहां आ सकता हूं। ये जगह अब मेरे अधीन है और मुझे खबर मिली है कि यहां कोई नया मेहमान आया है। उसकी नजरें अब सीधे अवीर पर थीं। उसके चेहरे पर एक घमंड भरी मुस्कान थी, लेकिन अवीर के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी। वो लड़का किट्टू की ओर मुड़ते हुए बोलता है, तुम्हारे इस मेहमान के बारे में बताओ किट्टू। कौन है ये और ये यहां क्यों है? किट्टू ने अवीर की ओर देखा। उसके मन में डर और चिंता का भाव स्पष्ट था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसकी चुप्पी मानो उसकी असहायता को बयां कर रही थी। अवीर ने उस लड़के की तरफ एक गहरी नजर डाली, फिर धीमे स्वर में कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें अपना परिचय देने का कोई कारण देखता हूं, लेकिन हां, मैं यहां किसी के मेहमान के रूप में नहीं आया हूं। उस लड़के की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उसकी आंखों में क्रोध की लपटें जलने लगीं। उसने अपने चारों अंगरक्षकों की तरफ इशारा किया, मानो उन्हें तैयार रहने का आदेश दिया हो। वह लड़का बूढ़े को घूरते हुए जोर से हंसने लगा, मानो उसका मजाक उड़ा रहा हो। फिर अचानक से उसकी हंसी रुक गई और चेहरे पर गंभीरता लाते हुए वह बूढ़े के करीब आकर कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई बूढ़े? मैंने कहा था ना किट्टू मेरी है। तो यह लड़का यहां क्या कर रहा है? उसकी बातों से घृणा और अहंकार झलक रहा था। यह सुनते ही किट्टू के अंदर की आग भड़क उठी। वह तुरंत आगे बढ़कर उस लड़के के गाल पर थप्पड़ मारने की कोशिश करती है, लेकिन वह उससे कहीं ज्यादा तेज और ताकतवर था। उसने किट्टू का हाथ झट से पकड़ लिया और उसे खींचकर अपने करीब लाते हुए उसने गहरी सांस ली, मानो उसकी खुशबू में डूब जाना चाहता हो।
किट्टू के चेहरे पर गुस्से और घबराहट का मेल था और वह कुछ कह भी नहीं पा रही थी। लड़का धीरे से फुसफुसाया, तुम्हारी यही अदा और ये खुशबू मुझे तुम्हारा दीवाना बना देती है। याद रखना, तुम सिर्फ मेरी हो और एक दिन मेरी ही बनोगी। तुम्हारी मर्जी हो या न हो, तुम पर मेरा हक है। दिए हुए समय में से 10 दिन बीत चुके हैं, अब सिर्फ 5 बचे हैं। अगर खुद से मान जाओगी तो ठीक है, वरना मैं जबरदस्ती करने से पीछे नहीं हटूंगा। और हाँ, ऐसे पराये मर्दों को अपने घर में जगह नहीं देनी चाहिए, समझ गई? यह कहते हुए उसने किट्टू का हाथ जोर से मरोड़ा, जिससे किट्टू की आंखों में दर्द के आंसू भर आए और उसके मुंह से हल्की चीख निकल गई। बूढ़ा, जो यह सब देख रहा था, उसकी ओर बढ़ा, लेकिन लड़के के अंगरक्षकों ने उसे पीछे धकेल दिया। बूढ़ा गिड़गिड़ाते हुए लड़के से विनती कर रहा था, लेकिन उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। तभी अचानक अवीर बिना किसी आवाज के उस लड़के के पास प्रकट हो गया। उसकी चाल इतनी तेज थी कि अंगरक्षक उसे देख भी नहीं पाए। लड़के का ध्यान अभी भी किट्टू पर था, लेकिन अचानक उसे अपने हाथ पर किसी की मजबूत पकड़ का एहसास हुआ। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और देखा कि अवीर उसके बगल में खड़ा था। अवीर के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन लड़के के चेहरे का रंग उड़ने लगा। उसकी त्वचा का पीला पड़ना इस बात का संकेत था कि वह अवीर की ताकत को महसूस कर चुका था। अवीर ने एक हल्की लेकिन सख्त मुस्कान के साथ कहा, किट्टू का हाथ छोड़ो। लड़का दर्द से कराहते हुए, लेकिन अब भी अहंकार भरी आवाज में बोला, मेरा हाथ छोड़, नहीं तो तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा। किट्टू, जो इस झगड़े से डरी हुई थी, अवीर की ओर देखते हुए बोली, रुद्र, उसका हाथ छोड़ दो। इन सब से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। कृपया चले जाओ यहां से। लेकिन अवीर उसकी बात को अनसुना करते हुए लड़के की कलाई को और भी ज्यादा कसने लगा। उसके हाथ की हड्डियां चरमराने लगीं और लड़के के चेहरे पर असहनीय दर्द की लहरें साफ दिखने लगीं। आखिरकार वह अपनी मजबूरी में किट्टू का हाथ छोड़ने पर मजबूर हो गया। अवीर ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, सही समय पर सही फैसला किया। किट्टू वहीं खड़ी अवीर को हैरानी से देख रही थी। उसके मन में पहले से ही अवीर की असली पहचान को लेकर संदेह था, लेकिन अब उसकी शक्तियों और साहस को देखकर उसका शक और भी गहरा हो गया। लड़के का चेहरा अब पूरी तरह पीला पड़ चुका था और उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। किट्टू को अब लगने लगा थी कि यह रुद्र साधारण इंसान नहीं है। जैसे ही वह लड़का अपने अंगरक्षकों को अवीर पर हमला करने का आदेश देता है, किट्टू और बूढ़ा बुरी तरह घबरा जाते हैं। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वह लड़का अवीर को घूरते हुए सिर्फ गुस्से में जल रहा था। उसके अंगरक्षक तेजी से अवीर की ओर बढ़े और उनमें से एक ने अपनी हथेली से अवीर के सीने पर जोरदार वार किया। अवीर कुछ कदम पीछे फिसल गया, उसकी गर्दन झुकी हुई थी और उसका चेहरा अब भी दिखाई नहीं दे रहा था। किट्टू और बूढ़ा दोनों ही अवीर को लेकर चिंता में डूब गए। किट्टू की आंखों में डर और घबराहट साफ झलक रही थी। वह अवीर की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित थी, क्योंकि उसे लगता था कि वह इन योद्धाओं के सामने टिक नहीं पाएगा। लेकिन जैसे ही अवीर ने अपना सिर उठाया, उसके चेहरे पर एक अलग ही गंभीरता नजर आ रही थी। उसकी आंखों में ठहराव था, जैसे वह पूरी तरह से स्थिति को काबू में कर चुका हो। वह लड़का अब भी अपनी घमंड भरी मुस्कान के साथ अवीर को देख रहा था, मानो उसे यकीन हो कि अवीर के सामने उसकी कोई औकात नहीं है। वह सोच रहा था कि उसके अंगरक्षक अवीर को कुछ ही पलों में खत्म कर देंगे, लेकिन वह यह समझने में नाकाम था कि उसने किससे पंगा लिया है। उस लड़के ने किट्टू की ओर देखते हुए धमकाने के लहजे में कहा, अगर आज के बाद मैंने तुम्हारे आसपास किसी भी लड़के को देखा तो उसका हाल भी ऐसा ही होगा जैसा इसका होने वाला है। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में उसका खुद का अहंकार बिखरने वाला है। जैसे ही उसने यह बात कही, उसे एक तेज हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने देखा कि किट्टू और बूढ़े की आंखों में हैरानी और डर के भाव थे, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो जिसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। लड़का धीरे धीरे मुड़ा और देखा कि जो कुछ ही पल पहले तक उसके अंगरक्षक अवीर को घेर कर खड़े थे, अब वे सभी जमीन पर बेहोश पड़े थे। उनमें से कोई भी हिलने डुलने की हालत में नहीं था।
अवीर शांत और मुस्कुराते हुए उसी जगह खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसकी मुस्कान में एक खामोश चेतावनी थी, जैसे वह लड़के को यह बता रहा हो कि उसने गलत आदमी से पंगा लिया है। लड़के का चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ चुका था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कैसे हुआ। उसके अंगरक्षक, जो ब्रह्मांड मंडल के उच्च स्तरीय योद्धा थे, एक पल में कैसे धराशायी हो गए। वह अवीर की ताकत का अंदाजा नहीं लगा पाया था, लेकिन अब उसे धीरे धीरे यह एहसास होने लगा कि अवीर कोई साधारण योद्धा नहीं है। उसे यह भी नहीं पता था कि अवीर वास्तव में अंतरिक्ष सम्राट था। अंतरिक्ष तत्व की शक्तियां अवीर को समय और गति पर नियंत्रण की क्षमता देती थी। इसके अलावा अवीर ने बाकी तत्वों अग्नि, वायु और भूमि का भी उपयोग किया था, जो उसे शारीरिक रूप से भी अत्यधिक शक्तिशाली बना देती थी। इसीलिए अवीर ने पल भर में उसके सभी अंगरक्षकों को पराजित कर दिया था, और वह भी बिना ज्यादा शक्ति खर्च किए। लड़के के घमंड और शक्ति का भ्रम अब पूरी तरह टूट चुका था। वो अवीर को देखकर घबराने लगा, लेकिन अपनी घबराहट को छुपाने की कोशिश करता हुआ बोला, देखो, तुमने ये सब करके अच्छा नहीं किया। तुम जानते नहीं शायद, मैं देवनगरी का योद्धा हूं, और तुम बाहरी योद्धा हो। बाहर से आए योद्धा को यहां पर किसी पर हमला करने की इजाजत नहीं है। मेरे दादा देवमंडल के योद्धा हैं। तुमने मुझे उंगली भी लगाई तो जान से मारे जाओगे। उसकी आवाज में एक निहित धमकी थी, लेकिन अवीर की आंखों में एक अलग ही दृढ़ता झलक रही थी। वह मुस्कुराया, जैसे वह किसी मजाक को सुन रहा हो। वह लड़का अपनी बड़ी बड़ी बातों से अवीर को डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अवीर ने शांत मन से उसकी बातों को सुना। जब लड़के ने शैतानी मुस्कान के साथ किट्टू को देख अवीर से कहा, चुपचाप निकल जाओ यहां से, मैं तुम्हारे हर अपराधों को भूल जाऊंगा, तो उस वक्त किट्टू ने घृणा से उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में उस लड़के के लिए नफरत थी। लड़के ने पलकें झपकाई, और तभी अवीर उसके सामने खड़ा हुआ दिखाई देता है। उस पल की अचानकता ने लड़के को हिला दिया। वह घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन जल्दबाजी में उसके पैर फिसल गए और वह जमीन पर गिर पड़ा। अवीर उसके पास झुकते हुए गंभीर स्वर में बोला, तो क्या यही है देवनगरी के योद्धा? उसकी आवाज में एक गहरा और ठंडा अहंकार था। उस लड़के के चेहरे पर एक झलक थी, खौफ, अचरज और घबराहट। अवीर के सवाल ने उसे अंदर से झकझोर दिया। उसकी सारी हेकड़ी पल भर में गायब हो गई थी। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। अब वह अवीर के सामने एक कमजोर और डरा हुआ बच्चा लग रहा था, जो अपनी जिंदगी के लिए भीख मांगने के कगार पर था। लेकिन अवीर ने उसे कोई मौका दिए बिना उसकी ओर झुकते हुए फिर से कहा, मुझे धमकाने की कोशिश मत करो, और न ही अपने देवनगरी के योद्धा होने की धौंस दिखाओ। अगर तुम समझते हो कि तुम्हारा देवमंडल के तुम्हारे दादा तुम्हें बचा सकता है, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तुमने किट्टू और दादू के साथ जो किया है, उसके लिए तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। अवीर की आवाज में कोई गुस्सा या क्रोध नहीं था, लेकिन उसकी शांति में एक गंभीर चेतावनी छिपी थी, जिसे लड़का अब पूरी तरह से समझ चुका था। उसकी सांसें तेज हो गई थीं, और उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। अब उसे महसूस हो रहा था कि वह एक ऐसी शक्ति के सामने खड़ा था, जिसे वह समझने में नाकाम रहा था। वह कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। मैं माफी चाहता हूं। कृपया मुझे माफ कर दो। अवीर ने उसे नफरत भरी नजरों से देखा, फिर सीधा खड़ा होकर उसकी ओर पीठ मोड़ ली। वह किट्टू और बूढ़े की ओर देखता है और शांत स्वर में कहता है, यह तुम्हारा आखिरी मौका था। अगली बार अगर मैंने तुम्हें यहां देखा, तो परिणामों के लिए खुद को तैयार रखना। जैसे ही अवीर ने यह कहा, लड़के के अंगरक्षक धीरे धीरे होश में आने लगे, लेकिन वे सभी कमजोर और पराजित महसूस कर रहे थे। लड़का, जो अभी भी जमीन पर पड़ा था, अपने अंगरक्षकों की मदद से उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर कांप रहा था। वह अब चुपचाप अपने साथियों के साथ वहां से भागने की कोशिश करता है, बिना कोई और बात किए। जैसे ही वे सभी वहां से चले गए, किट्टू ने राहत की सांस ली। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसमें अब डर की जगह कृतज्ञता का भाव था।
बूढ़ा भी अवीर की ओर कृतज्ञता से देखता है, जैसे उसने उन्हें किसी बड़ी मुसीबत से बचा लिया हो। लेकिन अवीर की आंखें अब भी गंभीर थीं। वह जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। जो कुछ हुआ था उसका असर लंबे समय तक रहेगा। और जो लड़का वहां से भागा था, वह इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। क्या अवीर का सामना उस लड़के के दादा से होगा? और क्या वो किट्टू और बूढ़े की सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएगा? क्या होगा जब वो मिलेगा बाकियों से? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि असली चुनौती अभी बाकी है।